आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, है ना। चलिए जानते हैं इस टॉपिक में आपको क्या सीखने को मिल सकता है। टॉपिक का आप नाम रख लीजिए जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन वेरियस कॉलोनीज, तो आप ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मेरा मकसद मेनली इस प्रकार के पॉइंट को लिखने का मकसद ये होता है कि इस प्रकार का यदि आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या था इम्पैक्ट। सबसे पहले तो आप बताइए कि आखिर कॉलोनियलिज्म होता क्या। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में पहली बार आए थे तो वो लोग कॉलोनी बना के यहाँ पे रूल करते थे। कॉलोनी बना के मतलब ये हो गया कि वो अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को कह देते थे कि देखो भाई रॉबर्ट क्लाइव, या फिर देखो भाई रॉबर्ट हेनरी, ऐसा कुछ जो नाम होता होगा अपना मेनली उनका, है ना, जो भी उनका नाम था ऑफिसर का, तुम यहाँ से यहाँ तक देख लेना, तुम यहाँ से यहाँ तक रूल कर लो, तुम वहाँ से वहाँ तक रूल कर लो, तुम वहाँ से वहाँ तक देख लो, है ना। मतलब एक कॉलोनी बना देते थे। जैसे हमारे पास आज क्या है, आसपास में हमारा एरिया जो है पुनाचक है, रजवंशी नगर है, शिवपुरी है, पटेल नगर है, पाटलिपुत्रा है, ये सारा क्या है, छोटा मोटा जगह ही तो है। तो इन जगहों को आप मान लीजिए क्या, कॉलोनी, है ना। पुनाचक में कोई और राज करेगा, शास्त्री नगर में कोई और राज करेगा, शिवपुरी में कोई और करेगा, रजवंशी नगर में कोई और करेगा, पाटलिपुत्रा में कोई और करेगा, पटेल नगर में कोई और करेगा, है ना। तो ये जो सिस्टम है कॉलोनी बना के रूल करने का, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, चलिए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में, है ना, 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर में ट्रेड पूरी तरीके से देश दुनिया में फैल चुका था। क्योंकि मेनली हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, दी मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मकसद ही है कि किस प्रकार से अपने कंट्री को दूसरे कंट्री के लोगों के लिए भी खोला जाए, ताकि हमारे यहाँ पे लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, है ना, फिर मजा आएगा व्यापार करने में। अकेले मजा नहीं आता कभी, जब तक आपका कॉम्पिटिटर ना हो तब तक मार्केट में मज़ा नहीं आता है ना। कॉम्पिटिटर होगा तो मज़ा आएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि बाकी अलग अलग कंट्री ने क्या कर दिया, अपने मार्केट को खोल दिया। अब आप यहाँ पे भी आके अपने सामानों को बेच सकते हैं। तो ट्रेड जो था पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में फैल रहा था धीरे धीरे 19th सेंचुरी के आखिरी तक में। अब हुआ क्या इससे, द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो मींट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लिवलीहुड। लेकिन अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और आप सोच भी रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, है ना, यानी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तो वैसे वैसे वहाँ के रहने वाले लोगों का आज़ादी के साथ साथ उसका जीवन चलाने का तरीका भी छीना जा रहा था। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम कह रहे हैं कि जो भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर जाता था ट्रेड करने के लिए, है ना, कोई भी कंट्री वाले लोग यदि दूसरे कंट्री पे गया ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ के लोगों के लिए जहाँ पे वो गया है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का आज़ादी के साथ साथ उसका जो जीवनी था, चलाने का जो जीवन चलाने का जो तौर तरीका था, है ना, सोर्स ऑफ इनकम था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता था। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैसे नष्ट हो गया, है ना, वो तो लोग केवल वहाँ पे ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वहाँ के लोगों का जीवन कैसे खराब हो गया। जानिए आप क्या है, अभी आपको मालूम चलेगा। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। तो यूरोपियन कंट्रीज खास करके ब्रिटेन वाला हो गया, इंग्लैंड वाला हो गया, ये सारा लोग जो है ना किसी कंट्री के ऊपर जब ट्रेड करने के लिए जाते थे ना, तो इनको लालच आ जाता था। लालच इस रूप में कि यदि वहाँ का रिसोर्स ज़्यादा है तो उसका मन फिसल जाता था। जैसे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसको हम लोग आज अंग्रेज़ के नाम से जानते हैं, वो भारत क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, मेनली ट्रेड करने के लिए आए थे, कुछ खरीदने के लिए आए थे और कुछ बेचने के लिए आए थे। उनका यहाँ पे आने का मकसद कभी भी ये नहीं था कि भारत को लूट के चले जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे उन्होंने रिसोर्स देखा, यहाँ पे सोना चांदी लोग गले गले में लटकाए रहते थे यहाँ पे लोग, है ना। तो उनको लगा कि जितना धन संपत्ति इंडिया में है ना, उतना धन संपत्ति कहीं भी नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा अपना दबदबा बढ़ाया जाए और यहाँ से सब कुछ लूट के लेके जाया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए तो उनका मकसद ये नहीं था कि भारत को लूट लेना है, उनका मकसद ये था कि हमको यहाँ से ट्रेड करके जाना है चुपचाप। लेकिन रिसोर्स इतना ज़्यादा था कि उनका मन यहाँ पे बहक गया, है ना, मन बहक गया, तो फिर हम लोग को डरा धमका के मार पीट के बहला फुसला के हमारा सब कुछ लेके चला गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ यूरोप वाले लोगों ने रूल किया है, ट्रेड किया है, वहाँ वहाँ पर उन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से वहाँ के लोगों को ट्रीट किया है ना, इकोनॉमिक तौर पे, यानी कि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और
इकोलॉजिकल चेंजेज, यानी कि माहौल पूरी तरीके से गंदा कर देते थे वो लोग, है ना। अब यहीं पे आपको एग्जांपल अभी समझ में आएगा किसका, अफ्रीका का। समझिएगा कि आखिर अफ्रीका के ऊपर जब ये लोग गए, अफ्रीका में गए, तो वहाँ के लोगों का कैसे इन लोगों ने आज़ादी को छीना, कैसे इन लोगों ने वहाँ के जीवन को छीन लिया, जिस प्रकार से वो लोग अपने जीवन को चलाते थे, कैसे उन्होंने छीना, इसके बारे में जानिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन। जितने भी यूरोप के बड़े बड़े पावरफुल कंट्री थे, जितने भी उस समय यूरोप के जितने भी पावरफुल एकदम कंट्री थे, वो सारे के सारे कहाँ पे मिले, आपस में बर्लिन में, ठीक है। टू डिवाइड द अफ्रीका अमंग्स देमसेल्फ विद पेपर पार्टीशन, दैट इज बॉर्डर्स ऑफ देज कंट्रीज रन स्ट्रेट एज ड्रॉन बाय अ रूलर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि अफ्रीका में उस समय पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स था। देखिए आज भी ना अफ्रीका में कहीं कहीं पे यदि कोयले का खदान खाना जाता है ना, तो वहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती मिल जाता है। सोचो आज भी अफ्रीका के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, है ना। अफ्रीका के पास बहुत धन संपत्ति है, आज भी है वहाँ पे। तो उस समय जब हम लोग जब कभी बात कर रहे हैं, हम लोग 1885 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय पे अमेरिका तो बहुत आगे था, सॉरी अमेरिका नहीं, अफ्रीका बहुत आगे था वो। तो अब जब अफ्रीका गए यूरोप वाले लोग ट्रेड करने के लिए गए, तो उनका वहाँ पे रिसोर्स को देखकर इसका मन पिघल गया। यूरोप वाले लोगों को लगने लगा कि यार यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए और यहाँ के सामानों को लूटा जाना चाहिए। तो अब क्या किया, अब कोई एक तो यूरोप में कंट्री है नहीं, बहुत सारा कंट्री है, तो सबका वहाँ पे मन पिघल गया, सब कोई लूटना चाह रहा था। तो सभी ने आपस में समझौता क्या बनाया कि देखो भाई हम लोग तो सभी एक कंटिनेंट से आते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, चलो हम लोग सभी आपस में एक जगह मिल जाते हैं और एक आपस में बंटवारा कर लेते हैं, किसका, अफ्रीका का। सोचो कंट्री कहाँ का, अफ्रीका, और लोग कहाँ के, यूरोप के, है ना। अफ्रीका वाले लोगों से पूछा भी नहीं और वो सारे के सारे अपने में ही समझौता कर लिए कि मतलब समझ रहे हैं, जरा सा भी उनसे पूछा नहीं, अफ्रीका के लोगों से जरा सा भी नहीं पूछा, और ये सारे के सारे आपस में मिल गए और कह दिए कि इधर से इधर एरिया मेरा है, इधर नहीं आना, तो है ना, इधर से इधर का एरिया मेरा है, हाँ इधर आप लूटेंगे इधर तुम लूटो, कोई किसी के लूटने में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मीट इन बर्लिन, सारे के सारे आपस में बर्लिन में मिल गए, है ना, और अफ्रीका को डिवाइड कर दिया उन सभी के बीचों में, ठीक है। और कैसे डिवाइड किया, मैप उन्होंने खोला, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दिया उन्होंने स्केल से, देखो भाई तुम इधर से इधर करना, है ना, फ्रांस को कह दिया होगा तुम इधर करना, इंग्लैंड को तुम इधर करो, तुम इधर लूटो, है ना, ब्रिटेन को इधर, तुम जर्मनी इधर लूट लो। इस प्रकार से वो लोग अपने में डिसाइड कर लिए, सोचो, और जरा सा भी ये लोगों ने अफ्रीका वाले लोगों से पूछा भी नहीं। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि दिस डिवीजन वाज मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका के जो अलग अलग, अफ्रीका में नहीं क्या है, हमारा एक कंटिनेंट ही तो है ना, तो अफ्रीका एक कंटिनेंट है, तो अफ्रीका में भी हमारा कंट्री है भाई अलग अलग, जैसे यूरोप में अलग अलग कंट्री है, वैसे अफ्रीका में भी अलग अलग कंट्री था। तो अफ्रीका के कंट्री से पूछा भी नहीं गया और उसको कैसे लूटना है ये इन्होंने अपना तय कर लिया। सोचो कितना खत्म आदमी था अंग्रेज सब परमिशन भी नहीं लेता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर पार्टीशन, क्या लिखा हुआ है, हाँ पेपर पार्टीशन। अच्छा आपसे पूछेगा पेपर पार्टीशन क्या था, तो पेपर पार्टीशन मेनली आप कह सकते हैं कि यूरोपियन पावर के बीच में साइन किया हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कि अफ्रीका को क्या करता था, अलग अलग हिस्सों में बांटता था, रूल करने के बेसिस पे कि हम इधर रूल करेंगे तुम इधर रूल करना। वो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर मीट इन बर्लिन टू डिवाइड द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका अमंग्स देमसेल्व्स। अपने ही आसपास में यानी कि अपने ही बीच में अफ्रीका को कैसे बांटना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे उसके सामानों को लूटना है, ले लेना है, ये सारा कुछ हमारा किस पे हो रहा था, पेपर पार्टीशन पे। अच्छा पेपर पार्टीशन इसका नाम क्यों पड़ा है मालूम है, क्योंकि पेपर के ऊपर ही, मैप के ऊपर ही वो लोग क्या कर दे रहे थे, पार्टीशन कर दे रहे थे, बंटवारा कर दे रहे थे। फ्रांस वाले लोग तुम इधर लूटना, जर्मनी वाले लोग तुम इधर लूटना, है ना, इस प्रकार से वो लोग पेपर पे डिसाइड कर ले रहे थे और वो लोग उधर उधर जा रहे थे और वहाँ से सारे लोग लूट रहे थे। बॉर्डर्स ऑफ दिस कंट्रीज रन स्ट्रेट एज ड्रॉन बाय अ रूलर, और वो लोग बॉर्डर ऐसे बना दिए थे जैसे कि स्केल से खींचा गया है ना। जैसे हम लोग अपने बचपन में स्कूल में जब बेंच पे बैठते थे तो हमारा दोस्त क्या करता था, हमारे तरफ आ जाता था, ज़्यादा जगह ज़्यादा छीन लेता था, तो हम लोग क्या करते थे, स्केल से अपने बेंच पे पेन से खींच देते थे कि तुम इधर से इधर आया तो बहुत मार खाएगा, है ना। वही चीज़ ये लोग कर रहा था, पेपर के ऊपर साउथ अफ्रीका का जो मैप था उसके ऊपर स्केल से खींच दिया कि इधर नहीं आना बुआ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, है ना। ऐसा ये सब कर रहा था। दिस इवेंट वाज कॉल्ड पेपर पार्टीशन, और इसी इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं,
पेपर पार्टीशन कहते हैं। तो पेपर पार्टीशन मेनली कुछ नहीं था, केवल और केवल आपको ये याद रखना है पेपर पार्टीशन के बारे में कि पेपर पार्टीशन यूरोप के अलग अलग कंट्री के बीच में किया गया एक ऐसा समझौता था, एक ऐसा एग्रीमेंट था जहाँ पे कि अफ्रीका के रिसोर्स को किस प्रकार से लूटना है, किस प्रकार से उसका यूज करना है, ये सारा कुछ वो लोग डिसाइड करता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर। अब सुनिए ध्यान से, तो अब धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की ओर कौन बढ़ने लगा, अफ्रीका की ओर, मेनली अफ्रीका की ओर जितने भी यूरोप के अलग अलग कंट्री बड़े बड़े पावर थे वो सारे उधर बढ़ने लगे। जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, सारे के लोग आपस सारे लोग मतलब कि जर्मनी के लोग, बेल्जियम के लोग, फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग, ये सारे लोग अफ्रीका की तरफ भागने लगे। भागने के बाद वहाँ पे कॉलोनी बना के रूल करना स्टार्ट कर दिया। देख लो भाई, इधर मेरा है, इधर तुम्हारा है, इधर नहीं आना, है ना, करने लगे। उसके बाद यूएसए ऑल्सो बिकम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890 बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। अब बेचारा पीछे रह गया था, कौन पीछे रह गया था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी थोड़ा सा हाथ मार लेते हैं उसमें, है ना। तो वो भी वहाँ पे कूद गया। वहाँ पे जब वो कूदा तो जगह नहीं था लूटने के लिए, उन्होंने किसको हटा दिया, स्पेन वाले को हटा दिया। बोला भागो, तुम यहाँ से बहुत लूट लिया, अब हम हमको मौका दो, समझे। तो वही चीज़ हो रहा था यहाँ पे कि अमेरिका वाले ने स्पेन वाले लोगों को अफ्रीका से हटा दिया। बोला कि देखो भाई, तुम बहुत लूट लिए, अब थोड़ा सा मौका हमको भी दो। और अमेरिका तो शुरू से पावरफुल था, तो हटा भी दिया उसको मार पीट के। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से साउथ अफ्रीका, यानी कि मेनली अफ्रीका आप कह लीजिए, किस प्रकार से उसको लूटा गया अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत मज़ेदार भी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, जिसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।